प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 1 मई को होगी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्टिंग्स मामले की सुनवाई। 2018 में उमेश कुमार शर्मा ने लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। महाविद्यालयों में 75% कम उपस्थिति पर परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे छात्र, शासन ने जारी किया आदेश। उधम सिंह नगर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। रुड़की के आरआर सिनेमा में संचालित 3 स्पा सेंटरों पर पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल का छापा। तीनों स्पा सेंटरों पर लगा 10-10 हजार रुपए का जुर्माना। केदारनाथ धाम में 1 घंटे में 2000 श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा के दर्शन। यात्रियों के हिसाब से होंगी व्यवस्थाएं। 2 मई को खुलेंगे कपाट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम की खबर से। इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन प्रदेश में आज मौसम करवट बदल सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों से मैदान तक मौसम शुष्क बना हुआ है। यहाँ दिन में चटक धूप खिलने से पारे में लगातार इजाफा हो रहा है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 28 मार्च यानी आज सीमांत जनपद चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के कई हिस्सों में बारिश का मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश में दिन चढ़ते ही तेज धूप निकल रही है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात राजधानी देहरादून की करें तो यहाँ आसमान साफ रहने के साथ ही आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। खबर राजधानी देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित प्रेक्षागृह लोकार्पण समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेजों के नव नियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पूर्ण निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, मानवीय मूल्यों के साथ कार्य करेंगे और प्रदेश की जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिनमें अनेक उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसके बारे में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी बहुत विस्तार से बताया, कम शब्दों में बताया, लेकिन बहुत सारी बातें जो नवाचार के क्षेत्र में हुई हैं। वास्तव में बहुत बार हो सकता है कि हम लोग उसका उतना प्रचार भी नहीं कर पाए हों, हम लोगों को न भी बता पाए हों, लेकिन इन 3 सालों में बात करेंगे तो एक लंबी दूरी हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जो है तय की है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही दून मेडिकल कॉलेज में आज 26 करोड़ के लगभग रुपए की लागत से बने हुए इस हम सभागार का भी लोकार्पण कर रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस सभागार के आज लोकार्पण हो जाने के पश्चात मेडिकल छात्रों को, चिकित्सकों को, उनके लिए ज्ञानवर्धक सेमिनार के लिए उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कार्यशालाएं हों, यहाँ पर बड़ी बड़ी सम्मेलन हों, प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करना आसान हो जाएगा। एक सुविधा यहाँ पर आप सबको प्राप्त हो गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज अनेक काम देश के अंदर हो रहे हैं। आज हर क्षेत्र में भारत का झंडा बुलंद हो रहा है। पूरे विश्व के अंदर भारत की जो पहचान है वो बढ़ रही है। वैश्विक रूप से हमारे लिए एक्सेप्टेंस बढ़ी है, लोगों का विश्वास भारत पर बढ़ा है। और ये कालखंड 2014 के बाद आया है। जब मैं कोरोना की बात करता हूं तो कोरोना महामारी में जब दुनिया के देश केवल अपनी चिंता कर रहे थे, ऐसे कालखंड में भारत की सरकार ने जब स्वदेशी वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई, तो स्वदेशी वैक्सीन को जहां देश के अंदर सभी को देने का काम हुआ और कितना शानदार काम हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का हमारा देश, और आप वैक्सीन लगा के आते थे, आप वैक्सीन लगाते थे, आप घर पहुंचते थे, उससे पहले आपके मोबाइल पर जो है उसका वो आ जाता था लगा हुआ। और इतना ही नहीं, दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों को
वैक्सीन देने का काम भी उस कठिन समय में भारत की सरकार ने किया, जिसके कारण से दुनिया में एक मानवता के नाते भी हमारे प्रति एक श्रद्धा का भाव निर्माण हुआ। और जो हम कहते थे, ये हम केवल कहते नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम को हम मानने वाले हैं कि हम कहते हैं अयम निजम परुवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। तो उस समय हमारी सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ, वो काम एक ऐसा काम था जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम केवल अपनी चिंता नहीं करते हैं, बल्कि समस्त मानवता की चिंता करते हैं, पूरी दुनिया की चिंता करते हैं। सबके जीवन को बचाने का काम हमारे देश की सरकार ने किया था। उससे भाइयों बहनों, और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश की सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, उसको मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान हो और सस्ती दरों पर ये सुविधाएं प्राप्त हों, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना चला दी, हमने भी अनेक योजनाएं यहाँ चलाई हैं। उसके कारण से दवाइयाँ हमको सस्ती मिल रही हैं, मेडिकल जो अस्पतालों के अंदर खुल गए हैं, मेडिकल कॉलेजों के अंदर खुल गए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जहाँ जहाँ प्राप्त होती हैं, इस प्रकार की सुविधा हमको मिल गई है। कई गुना जो महंगी दवाइयाँ मिलती थी, उनको बहुत सस्ता कर दिया है, आम आदमी की पहुंच में कर दिया है। इस क्रम में हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत करीब 58 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 11 लाख से अधिक मरीजों को 2100 करोड़ रुपए से भी अधिक का अभी तक कैशलेस उसका लाभ प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा हम राज्य के प्रत्येक जिले में राज्य में एक मेडिकल कॉलेज को स्थापित कर रहे हैं। उसके बारे में आपने बताया, पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज है, हमारा रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज है। अगले वर्ष तक उसको चलाने के लिए हर संभव हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम और अन्य हमारे सुभाष जी जैसे लोग जो काम कर रहे हैं वो भी लगे, उनसे भी हम निवेदन करेंगे, क्योंकि इनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम तो चाहते हैं कि भाई करें, और जब वो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो कैसे काम हमारा, हमने जो लक्ष्य तय किया है वो लक्ष्य तय करने में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सबको एक साथ मिलकर जो हमने लक्ष्य लिए हैं वो लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। तो हमारे नए मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएंगे, हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उसको हम सब आगे बढ़ा रहे हैं, और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सकें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इसमें 5 मेडिकल कॉलेज पहले ही संचालित किए जा चुके हैं, जबकि 2 और मेडिकल कॉलेजों का कार्य अब अंतिम दौर पर पहुंच गया है, तेजी से उन पर भी काम हो रहा है। इतना ही नहीं, हल्द्वानी, देहरादून और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं, जहां कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ हम राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में हेली सेवा भी प्रारंभ कर चुके हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। अनेक अवसरों पर उस हेली सेवा के कारणों को हम लोगों के स्वास्थ्य को और आपात स्थिति में उनको लाने में बहुत मदद प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त राज्य में निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचें, उनकी भी निःशुल्क सुविधा राज्य के अंदर प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण कर उन्हें बेहतर सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूर दराज के गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हम अपने सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में चिकित्सा शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए अब तक 173 असिस्टेंट प्रोफेसर, 56 संकाय सदस्य, 185 तकनीशियन भी नियुक्त किए जा चुके हैं।
आप सभी भली भांति याद होगा आप सभी को कि पहले उत्तराखंड में किस प्रकार से भर्तियों में पक्षपात होता था, किस प्रकार से नकल माफिया हावी रहते थे और कैसे धांधली होती थी, भ्रष्टाचार होता था, जिसकी वजह से जो हमारे योग्य उम्मीदवार होते थे, योग्य अभ्यर्थी जिनका चयन होना चाहिए था, उन प्रतिभाओं का भविष्य अंधेरे में जा रहा था और उनका ही नहीं भविष्य अंधेरे में जा रहा था। उनके माता पिता जो अपने बेटे बेटियों के माध्यम से जो अपने जीवन में नहीं कर पाए, वो सोचते थे कि हमारे बच्चे जो है उसको आगे बढ़ाएं, उनके सपनों को पूरा करें। यानी कि केवल बेटे बेटियों का सपना नहीं होता था, बेटे बेटियों के साथ उनके माता पिता का सपना भी जुड़ा होता था। और नकल माफियाओं की इस नकल के कारण से, उनके बड़े सिंडिकेट के कारण से उन गरीब माता पिताओं का सपना टूटता था, उनके बच्चों का सपना टूटता था, उनकी हिम्मत टूटती थी। भाइयों बहनों, हमने नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी और उन नकल माफिया की पूरी तरह से कमर तोड़ने का काम किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। भर्ती प्रक्रियाओं में लगे कलंक को मिटाने के लिए हम राज्य में देश का सबसे सशक्त नकल का कानून लेकर आए हैं। उसी का परिणाम है। मैं तो अभी इस कार्यक्रम में आने से पहले एक बड़े चैनल के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ दिल्ली में, तो मैं तो भूल ही गया था कि 1300 लोग आज जुड़ गए और इससे पहले कुछ और जुड़ गए। मैं तो वहां 20,000 से अधिक कह रहा था, अभी धन सिंह जी ने कहा कि 22,000 से अधिक हो गए। इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर जो है हमारी हो चुकी है। आप सोचिए कि राज्य स्थापना के बाद 20 सालों में नियुक्तियों का नंबर कितना था और इन सालों में कितना हो गया। और ये यहीं पर रुकने वाला नहीं है, ये अनवरत रूप से चलने वाला है। यानी कि जितनी हमारी नियुक्तियां होनी है वो सारी नियुक्तियां होंगी। भाइयों बहनों, आप सभी चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर ये सुनिश्चित की जा रही है ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनके कौशल और परिश्रम का पूरा लाभ मिल सके। आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने के पश्चात अब निश्चित रूप से हमारी जहां स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ेंगी, हमारा यह आंकड़ा भी बढ़ गया। सीधे सीधे ये जो 21,000 के आसपास था वो 22,000 के ऊपर चला गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और सच में ये मानिए कि ये दायित्व जहां आप सब लोगों के परिश्रम से मिला है, आपकी पढ़ाई लिखाई से मिला है, आपकी तैयारियों से मिला है, वहीं आपके माता पिता के आशीर्वाद का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज उनको आपसे कम प्रसन्नता उनको नहीं हो रही होगी, उनके मन में संतोष आपसे ज्यादा हो रहा होगा। और ये प्रक्रिया यहीं पर अब रुक नहीं जाती है कि नियुक्ति पत्र मिल गया, नियुक्ति हो गई, हमारा वेतन लग गया, यहां पर स्टॉप नहीं हुआ है। ये तो आज ये नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब आपका काम प्रारंभ हो गया है, अब नया अध्याय शुरू हो गया है, ये शुरुआत हो गई है आपकी, अब ऐसा मान के चलिए। और पहले दिन से मैं इतना ही कहूंगा, अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन में जो कुछ अनुभव मुझे प्राप्त हुए काम करते करते, मैं आप सबसे इतना ही कह सकता हूं कि पहले दिन, जिस दिन से आप अपने सेवा स्थान पर जाने वाले हैं, अपने नियम बना लीजिए, अपने मानक तय कर लीजिए, अपनी दिनचर्या निर्धारित कर लीजिए और काम करना है उसको थोड़ा सा भी मन में शंका, संदेह, मन में थोड़ी सी भी जो है न्यूनता नहीं लानी है। मन को पूरा खुला रखना है और मन से काम करना है।
मन से काम करना है कि ये भगवान ने जो है हमको ऐसी सेवा दी, भगवान ने हमको ऐसे दायित्व को सौंपा है जहां हम लोगों के जीवन में संजीवनी बनने का काम हमारे हाथ में है। तो संजीवनी बनना हमको आना चाहिए। वो केवल लिखित ज्ञान से ही नहीं आएगा, वो व्यवहार से आएगा, अपने नियम संयम से और अपने जीवन में अनुशासन से आएगा। मैं समझता हूं कि आपने अगर पहले दिन से इस प्रक्रिया को अपना लिया तो एक बात तय मानिए कि आपका ये जीवन तो अभी सफल हो ही गया, क्योंकि अब आपको सेवा करने का अवसर मिल गया है। अगर आपने इस सेवा को पूरे मनोयोग के साथ, पूरे समर्पण के साथ संपन्न किया तो तय मानिए कि अगला आने वाला जीवन भी आपका सफल हो जाएगा। अगले जीवन को सफल होने की गारंटी भी यही जीवन तय कर देगा। और इसके साथ ही उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए एक हमारा मॉडल राज्य बने हर क्षेत्र में। आज हमारे राज्य के अंदर जो नवाचार किए जा रहे हैं, जो नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे यूसीसी का कानून हो, या अनेक नवाचार के मामले हों, चाहे राज्य का सतत विकास को लक्ष्यों को प्राप्त करने में एसडीजी इंडेक्स में भारत सरकार के नीति आयोग में हमारे राज्य को पहला नंबर मिलना हो, या बेरोजगारी दर में कम होना हो, अनेक राज्यों के लिए हम उदाहरण बन रहे हैं। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि उत्तराखंड में जो नवाचार हो रहे हैं, उत्तराखंड जो नए कानून बना रहा है, वो सभी के लिए एक उदाहरण बन रहे हैं। तो इतने सारे काम चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में संपन्न हुए। ये विभाग भी हमारा पूरे देश के लिए एक मॉडल बने, इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को हमें पूरा करने में अपना योगदान देना है कि हम देश के अग्रणी राज्य बने, देश के हम आदर्श राज्य बने। हमारे प्रधानमंत्री जी के मुख से निकले हुए शब्द जो बाबा केदार के धाम में निकले थे कि ये इस सदी का ये दशक उत्तराखंड का दशक। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से है, जहां के भराड़ीसैंण में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय छात्र संसद 2025 का समापन सफलतापूर्वक हुआ। इस आयोजन में चमोली मंडल के 5 महाविद्यालयों के 70 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार भी उन्होंने व्यक्त किए। खबर पौड़ी के विकास खंड कलजी खाल से, जहां सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन और विकास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के लगाए स्टॉल के माध्यम से लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। वहीं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और उपकरण भी दिए गए। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से, जहां खटीमा पीलीभीत मार्ग की हालत सुधारने को लेकर उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिस्ट को ज्ञापन सौंपा गया।
गौरतलब है कि खटीमा पीलीभीत मार्ग की हालत जगह जगह गड्ढे होने के कारण आए दिन दुर्घटना होने का भय बना रहता है और पहले भी सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जो खटीमा पीलीभीत का मार्ग है, जो 13 किलोमीटर समथिंग का हमारा स्ट्रेच बनता है, उसमें उस सिलसिले में कुछ पैचवर्क का काम किया जा रहा था, लेकिन पैचवर्क ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया गया। ऐसी शिकायत लोगों को द्वारा कल भी मेरे से की गई थी, परसों भी की थी और आज भी मेरे पास आए थे। तो लिहाजा उसी सिलसिले में एक्सीएन साहब से बात हुई थी। तो एक्सीएन साहब का ये कहना है कि पैचवर्क पूरा होगा और इसके बाद एंड टू एंड जो पूरा पीलीभीत खटीमा से लेकर पूरा पीलीभीत का हमारा एरिया, उसका पीसीसी भी होगा और हॉट मिक्स वो भी होगा। तो इसी सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि वो कल यहाँ पर आएंगे और मैंने उनको आग्रह किया है, उनको निवेदन किया है कि जो बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि एक्सीडेंट प्रोन एरियाज बन रहे हैं हमारे यहाँ के लिए, तो उसको कम से कम इस पैचवर्क में कवर कर लें। उन्होंने उसका मेरे आश्वासन दिया और कल मेरे पास आए हैं, तो उसको हम खुद ज्वाइंटली देख लेंगे। ये जो खटीमा पीलीभीत जो मार्ग है हमारा, जो जाता है उस मार्ग पर हमने अभी और NHAI के एक्शन से भी बात हुई है, तो उन्होंने पेचवर्क के लिए जो पेचवर्क किया है, अब पूरे रोड का एस्टीमेट बना के भारत सरकार को भेजा है। तो बहुत जल्दी मतलब उसका पैसा स्वीकृत होगा। ये AGM साहब की भी वार्ता हुई है और हमारी भी वार्ता हुई है। चारधाम यात्रा शुरू होने को है और उसको लेकर प्रदेश सरकार पूरी तैयारियों में भी जुट गई है। वहीं हरिद्वार के टैक्सी संचालकों का कहना है कि पिछले साल भी यात्रा सीजन असफल हो गया था और इस बार भी लगता है कि सरकार एक बार फिर ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराकर यात्रा को असफल कराने की तैयारी कर रही है। देखो जी, हम तो उम्मीद करते हैं क्योंकि 6 महीने के बाद फिर यात्रा हमारी स्टार्ट होने वाली है और हम उम्मीद करते हैं सरकार से भी और सभी लोगों से कि यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जाए। पिछले वक्त क्या हुआ था कि रजिस्ट्रेशन के चक्कर में बाहरी लोग आए थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए थे। उस चक्कर में हमारे यहाँ के वाहन स्वामी, चालक या ट्रेवल एजेंट सभी लोग परेशान हुए थे। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो और इसको सुचारू ढंग से चलाया जाए। क्या सुझाव देना चाहेंगे? पहली सुझाव तो यह है कि जो रजिस्ट्रेशन 60% और 40% का जो रखा गया है, ये सुझाव मतलब ऐसे तो ठीक है, लेकिन इसमें साइबर वालों की थोड़ी सी दिक्कत है। हो सकता है OTP के चक्कर में किसी के बैंक अकाउंट के पैसे भी साफ कर सकते हैं लोग। तो ये थोड़ा सा इसको ढंग से इसको सुचारू रूप से किया जाए। बिल्कुल। यहाँ का हमारे जो उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है कि कुछ फिटनेस सेंटर जो है वो तो गवर्नमेंट के उसमें ही है और कुछ उन्होंने निजीकरण में दे दिए हैं, जैसे हरिद्वार के आसपास के जो है, हरिद्वार के और ऋषिकेश का तो खैर सर गवर्नमेंट उसमें, हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून का इन्होंने निजीकरण में दे दिया है। उससे हमारे ड्राइवर भाई को सबको परेशानी हो रही है क्योंकि उन्होंने फीस काफी बढ़ा दी है। हम चाहते हैं कि उसको वापस जो है यथावत किया जाए, जिससे हम लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ पर क्या है कि अगर एक बार जो है फीस कट गई और दोबारा फिर उनको रिफीस जमा करनी पड़ती है। उसमें काम में टैक्सी व्यवसाय में तो काम उस हिसाब से है नहीं, तो ड्राइवरों को परेशानी हो जाती है उसमें आगे क्या है कि हमारा गवर्नमेंट को, उत्तराखंड को हमारे द्वारा संदेश है कि आपके द्वारा कि यथावत किया जाए और दोबारा ये परिवहन विभाग में ही इसका वो करा जाए, RTO ऑफिस में ही फिटनेस की जाए, क्योंकि वहां पर तो उनका अपना मोनोपोली होती है। जितने पैसे जिससे मांग लिए वो ड्राइवर परेशान होकर देने पड़ते हैं उसको वहां पर जाके। ठीक है, तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि वापिस उसको परिवहन विभाग में RTO ऑफिस में ही दोबारा फिटनेस करी जाए। और दूसरी बात यह है कि पिछली बार जो है यहाँ पे जो बाहर से यात्री आए थे काफी परेशान रहे हो, उनका ऑनलाइन का सिस्टम जारी कर दिया गया, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में बेचारे धूप में परेशान रहे कि जिसके रजिस्ट्रेशन हो चुके वो आए नहीं, आने पहुंचे नहीं है और जो करंट में जो सोच रहे थे कि मैनुअली कर रहे हैं वो परेशान रहे, धूप में परेशान रहे यहाँ पर। तो उसमें काफी भगदड़ में परेशान, लाठीचार्ज भी करा उनके ऊपर यहाँ पर। फिर उनको जगह थोड़ा वाइड करा दी गई ऋषिकुल मैदान में, वो बेचारे रात भर पड़े हुए धूप में परेशान रहे और बहुत ही ज्यादा मतलब फिर भी उनका काम नहीं हो पाया। उसका जो फायदा है दलाल लोगों ने उठाया, एजेंट ने उनसे पैसे फालतू ले लिए, किसी 2000, 500 रुपए इस तरह उनका रजिस्ट्रेशन करवाया गया। तो हम चाहते हैं कि दोबारा इसको दोहराना जाए और सरकार अपना काम बखूबी सही तरीके से करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकताओं में शामिल सरकार जनता के द्वार योजना के तहत जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने ग्राम महतोली में जनता दरबार लगाया।
इस दौरान 22 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर समाधान किया गया। ग्रामवासियों ने शमशान भूमि अतिक्रमण, अवैध शराब, बिजली चोरी, पानी की टंकी, लीकेज, पेंशन, राशन कार्ड और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं रखी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अगली खबर का रुख करेंगे हरिद्वार के अग्रसेन घाट रोडी बैल वाला क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 10 यात्री टापू पर फंस गए थे। सूचना मिलते ही जल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सभी को बोट से सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोगों और बचाए गए यात्रियों ने हरिद्वार पुलिस की सराहना की है। खबर देहरादून से, जहां राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने लच्छीवाला टोल प्लाजा को लेकर ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के कार्यालय में प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मुलाकात की और उन्हें टोल प्लाजा को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में से शिफ्ट न किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के लोग अभी हमारे कार्यालय पे आए थे और इनकी 2-3 मांगे हैं। एक तो इनकी मांग थी कि जो लोकल लोग हैं उनको टोल जो है फ्री किया जाए उनके लिए। दूसरा ये था कि इनका कहना है कि 37 किलोमीटर की रोड है और जो लोग गढ़वाल रीजन से पहाड़ों से आते हैं वो काफ़ी कम लेंथ यूज़ करते हैं, 10 से 12 किलोमीटर, और उनसे टोल पूरा लिया जाता है। और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको लेके कुछ इनकी शिकायतें थी, तो सारी शिकायतों को इनके सुना गया है और एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो हमारी तरफ से यही आश्वासन दिया गया कि सबको मैटर को हम अपने उच्च अधिकारियों के साथ डिस्कस करके और आगे अगर प्रयास करेंगे जो भी सॉल्यूशन बेस्ट निकल सकता है और वो पब्लिक को दिया जाएगा। ये बेसिकली 30 तारीख को एक महापंचायत हमने बुलाई है। डोईवाला ब्लॉक सभागार में 11 बजे ये महापंचायत का आयोजन है और इधर देहरादून के साइड के जो बालावाला, तूनवाला, नथुवाला के जो लोग हैं उनके लिए शाम को 4 बजे लक्ष्मी वेडिंग पॉइंट में 30 तारीख को महापंचायत का आयोजन है। इसके संबंध में हम लोग इनसे वार्ता करने आए थे और अल्टीमेटम भी हम लोगों ने इनको दिया है कि भाई 30 तारीख को ये आंदोलन है और 6 अप्रैल को हमारा एक बड़ा प्रदर्शन टोल प्लाजा पे होने जा रहा है, ताकि NHAI के जो सीनियर अधिकारी हैं ये यहाँ पे समय रहते हुए इसका संज्ञान लें और उच्चाधिकारियों तक, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय तक हमारी जो मांगे हैं उनको पहुँचाएँ और समय रहते इसका समाधान निकालें, या जिस दिन भी ये प्रदर्शन होगा तब तक के लिए जो हमारी तमाम मांगे हैं उनका समय रहते जो समाधान है वो निकाला जाए। तो हमारी जो सबसे बड़ी मांग ये थी कि ये जो लच्छीवाला टोल प्लाजा है ये गलत जगह पे बना हुआ है। एक तो ये एलिफेंट कॉरिडोर है, आए दिन वहाँ पर हाथी और दूसरे जंगली जानवर वहाँ पर आते रहते हैं, तो ये गलत ढंग से इसका जो नोटिफिकेशन है एलिफेंट कॉरिडोर का वो हटाया गया है। तो इसको लेके हम लोग हालांकि कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन आज हमने इस पर विरोध दर्ज किया है। दूसरा, जो डोईवाला की ओर से जो आने वाला जो फ्लाईओवर है वहाँ से सीधे जो काफ़ी तेज़ ढलान है टोल प्लाजा की तरफ आते हुए, और देहरादून की ओर से आते हुए भी जो है काफ़ी ढलान है। तो इसको लेके भी हमने कहा था कि भाई ये जो ढलान है इसको आप लोगों ने कम करने के लिए क्या कार्रवाई की है और आगे आप क्या करने जा रहे हैं इसको कम करने के लिए, उसको लेकर के हमारी ये मुख्य मांग थी। दूसरा जो बात थी कि जो टोल प्लाजा जहाँ पे बना है ये टोटल 37 किलोमीटर की रोड है, टोल रोड है शांति कुंज तक, मोकमपुर फ्लाईओवर से शांति कुंज तक 37 पॉइंट समथिंग ये रोड है। लेकिन जो तमाम अप हिल्स है, चमोली है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग है, टिहरी है, उत्तरकाशी और ऋषिकेश के जो लोग हैं, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल जो वाहन हैं, ये मात्र 12 किलोमीटर टोल रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी ये मांग है कि पिछले 4 साल से आप लगातार पूरी टोल रोड का पैसा हमसे वसूल रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये जो पर्वतीय ज़िलों से आने वाले लोग हैं इनके गाड़ी नंबर के आधार पे या इनके दूसरे RC के आधार पे इनके लिए जो पास है, मासिक पास है, इसको कम किया जाए, जस्ट 1/3 करना चाहिए। जब हम 12 किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए 12 किलोमीटर का ही टोल लगना चाहिए, जबकि अभी तक हमसे जो है 37 किलोमीटर का टोल लिया जा रहा है।
दूसरी हमारी मांग थी कि जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो घरेलू कार्यों के लिए जिनको आना होता है, हॉस्पिटल आना जाना होता है, तमाम चीज़ें हैं, इनके लिए 20 किलोमीटर के दायरे में आप जो 20 किलोमीटर में दायरे में पड़ने वाले जो तमाम बूथ के नाम हैं, तमाम जो जगहों के नाम हैं, उनको आप एक लिस्ट अपने पास रखिए और उस लिस्ट के आधार पे आप आधार कार्ड से चेक करिए। जो भी लोग इस 20 किलोमीटर के दायरे में हैं, इनका पास जो है बिल्कुल फ्री करिए, आप इनका आना जाना फ्री करिए। ये हमारी चीज़ थी, दो तीन मांगे थी, और अगर ये नहीं मांगे मानी गई तो फिर आने वाले समय में हमें उग्र आंदोलन के लिए बेबस होना पड़ेगा। और एक हमारी अलग से एक मांग और भी थी कि जो टोल प्लाजा के जो कर्मचारी हैं, इनका शोषण किया जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, जो सड़क बनाने का जो पैसा है वो भी काफ़ी 4 साल में वसूल हो चुका है। हर बार जब भी नया टेंडर होता है, उसमें जो टेंडर के रेट हैं वो बढ़ के आते हैं। मतलब ठेकेदार की जेब भी बढ़ रही है, सरकार का खजाना भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन जो कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें घट रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको भी कल्याणकारी सरकार को सोचना चाहिए और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को भी ये अपने मानवीय आधार पे इस पे जो भी टेंडर लेने वाली कंपनीज होती हैं उनके लिए एक नोटिफिकेशन या एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। सड़क हादसों में काफ़ी तेज़ी आई है और अभी वाला जो लेटेस्ट सड़क हादसा ये काफ़ी सीवियर था, काफ़ी फैटल था, और ये सड़क हादसे ना हो इसके लिए भी हमने इनको बोला है कि सड़क का जो है आप तत्काल सुरक्षा ऑडिट कराइए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।